धारावी, इंडियाज लार्जेस्ट स्लम एरिया। धारावी के बारे में जितना जाने उतना कम है, लेकिन आज भी बहुत से बाहर के लोग धारावी का नाम सुनकर यहाँ आते हैं। पर पिछले 2 साल से कोविड ने सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन धारावी के लोगों ने भी हार नहीं मानी और मिलकर धारावी को कोविड मुक्त कर दिया। धारावी एक बड़ा क्षेत्र है जो मुंबई की 2 उपनगरीय रेलवे लाइंस पश्चिम और मध्य रेलवे के बीच स्थित है। यूं तो धारावी की पॉपुलेशन 13 लाख बताई जाती है, लेकिन आज भी धारावी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये कोई नहीं बता सकता। धारावी को और नजदीक से जानने के लिए हम जा पहुंचे वहां के पुलिस स्टेशन। सर्वप्रथम धारावी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बळवंत पाटील यांचे आभार व्यक्त करतो. त्यांनी इथं बोलण्याची आम्हाला संधी दिली. कोरोनाचं ज्यावेळेस सुरुवात झाली त्याच्या थोडे दिवस आधी म्हणजे जानेवारीमध्ये आम्ही धारावी पोलीस स्टेशनला पहिली पोस्टिंग झाली. 117 बॅच आहे म्हणजे. आणि धारावीमध्ये पहिली पोस्टिंग असल्यामुळं इथं आल्या जे सिनियर साहेब होते त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की धारावी म्हणजे एक मिनी इंडिया आहे. इथं सगळ्या प्रकारचे लोक आहेत, सगळ्या धर्माचे लोक आहेत, जवळपास सगळ्या राज्यातून सुद्धा लोक धारावीमध्ये राहतात. लोकांचं असं म्हणणं आहे, धारावी जर हा शब्द ऐकल्यानंतर लोकांसमोर हा एक स्लम एरिया आहे. धारावीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत का ज्या म्हणजे बाहेर लोकांना भीती वाटते धारावीबद्दल, परंतु धारावी हा एरियामध्ये आता खूप बदल झालेला है। धारावी में मिट्टी के बर्तन और कपड़ों के कारोबार के अलावा मुंबई के अनेक हिस्सों से आए हुए कचरे को रिसाइकल करने का काम भी किया जाता है। अन्य जगहों की तरह कोरोना अब धारावी में भी आ चुका था। ऐसे में डॉक्टरों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। सबसे पहले केस धारावी में 1 अप्रैल 2020 में आया था। बीएमसी, पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स पे सारी जिम्मेदारी आ गई थी कि एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी जो है इस्लाम, वहाँ पे पहला केस आया और ये अगर फैल गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बीएमसी ने हर घर जाके स्क्रीनिंग करने का प्लान किया था। और शुरू में ऐसी दिक्कत आ रही थी कि बीएमसी, पुलिस और डॉक्टर्स भी मिलके जा रहे थे हर एक एरिया में स्क्रीनिंग करने, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वहाँ के लोकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे। और कई कई जगह पे ऐसा भी हुआ था कि लोगों ने स्क्रीनिंग करने से मना कर दिया था। जैसे लोगों को ट्रेस करके उनको क्वारंटाइन करना, जो केसेस सस्पेक्ट केस लग रहे थे उनको क्वारंटाइन करना, और जो अगर सस्पेक्ट है उनका टेस्टिंग करके जो पॉजिटिव आते हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में डालना, ये बीएमसी का प्रोटोकॉल था। तो इसमें दिक्कत ऐसी आ रही थी कि लोकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे। तो और शुरू में ऐसा हो गया था कि काफ़ी क्लिनिक्स धारावी में बंद हो गई थी, जो डर का माहौल था, उस वजह से डॉक्टर्स ने भी काफ़ी क्लिनिक बंद कर दिए थे। लोगों को जो है क्वारंटाइन करने की बात आई तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। वहाँ हमने ये सोचा कि भाई अक़लियत के कुछ मौलवी, क्योंकि उस दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सारे बंद हुआ करते थे, हमने इन्हीं मौलवियों को हमारी एक टीम जाकर समझाकर, एक उन्हीं की एक टीम, अक़लियत की एक मौलवियों की टीम जिसके पीछे कौम नमाज पढ़ा करती है, उन्हें समझाया और उन्हें तैयार किया कि भाई आप ही लोग जाकर जो अक़लियत के लोग हैं उन्हें समझाइए कि इससे कितना नुकसान है। इस्लाम की निस्बत दे के उन लोगों को इस बात की अहमियत दीजिए कि क्वारंटाइन होना कितना ज़रूरी है। रमज़ान का मौका, बहुत तकलीफ़ और मुश्किलात से सीनियर सिटीजन्स को मनाकर एक क्वारंटाइन सेंटर लेके जाना एक बहुत कठिन काम था। हमें एक क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी दी गई। वहाँ के स्थानिक वार्ड कर्मचारी, दिगावकर जीओ, अन्य तमाम लोग, हम सारे जो मिलके हैं इस मुहिम में जो है डट कर जो है उतर चुके। और इसी के साथ हमने देखा कि यही अक़लियत के लोग, जिनको कुछ हद तक कहीं बदनाम भी किया गया कि भाई ये वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, ये नियमों का पालन नहीं कर रहे, हमने इन्हीं को यूटिलाइज करके इन्हीं के माध्यम से एक कौम में एक कंसिस्टेंसी पैदा करके जो एंटी सेंटिमेंट था, जो नेगेटिव मानसिकता थी, उसको बदलने में हमने पूरी कोशिश की। लॉकडाउन लग चुका था, लोगों में मानो डर का माहौल फैल गया था और
और ऐसे में स्थानिक डॉक्टरों की मदद भी नहीं मिल रही थी। महामारी का बढ़ते रहना धारावी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल करने वाला था। स्थानिकों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि यहाँ के डॉक्टर, पुलिस, बीएमसी के कर्मचारी खुद को किस मुसीबत के लिए तैयार कर रहे थे। So during COVID, Mumbai North Central District Forum MNCDF, we set up an action plan wherein we created a digital war room where our volunteers were segregated mainly into 3 departments: the relief group, the medical emergency group, and a dedicated group for blood and plasma arrangement. So we also initiated the PPP model, the public politician partnership model, wherein we worked in collaboration and tandem with the elected representatives to provide the much needed aid and help to the citizens. धारावी में ज्यादातर मजदूर वर्ग रहता है जो कि मजदूरी कर कर अपना पेट पालता है। ऐसे में लोगों के काम बंद थे, केसेस भी बढ़ते जा रहे थे, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। मेरा नाम शफीक अहमद है और जब लॉकडाउन लगा तो ये हुआ कि 10 दिन बाद खुलेगा, लेकिन ओपन नहीं हुआ। 1-2 महीना करते करते 6-7 महीना हो गया। बहुत प्रॉब्लम में हम लोग हो गया। अब धीरे धीरे लोगों को भूखमरी की चिंता सताने लगी थी। असल जो लाइफ है कोरोना के टाइम पे ये पोजीशन हो गई थी। मैं लोग इतना मतलब मैं भी इतना तकलीफ में आ गया। भाई आदमी कितना क्या करे। अब जो हमारा कारोबार था, हमने जो माल उठाया वहाँ से, माल वो बिका भी नहीं। माल जब बिकेगा नहीं तो फिर आदमी के मतलब पैसे कैसे आएंगे। तो जब पैसे नहीं आएंगे तो तकलीफ तो अंदरूनी तौर पे हर इंसान के लिए होगी। तो ये कोरोना के मामले में जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। हमारा जो स्टॉक था वो भी बहुत ख़राब हुआ, माल भी बहुत ख़राब हुआ। और जो हमारे हमने जो पेमेंट जो माल हमने सप्लाई किया उधर से भी पेमेंट हमको नहीं आया, उनको भी तकलीफ थी। सब एक जो चेन सिस्टम था, हमको भी बहुत तकलीफ हुई। हमारे जो हम जिनको माल बेचते उनको उनके लिए बहुत तकलीफ थी। उनका कारोबार पूरा ठप हो चुका था। वो 6 महीने बाद आए, 6 महीने तक हमको बहुत तकलीफ हुई उसको मैनेज करने में, कारोबार को। नौकरी धंधा करने वाले आम लोग अब मुश्किल में आ गए थे। लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा था। लोगों की बढ़ती हुई परेशानियों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तर 21 दिवसाच्या लॉकडाऊन नंतर असं लॉकडाऊन एक्सटेंड होत गेला आणि नंतर मग धारावीमध्ये जे आपले मुख्य जे धारावीचे हे आहे की कारखाने आहेत, कारखान्यामध्ये काम करणारे वेगवेगळ्या राज्यातून आलेले, परराज्यातून मजूर लोक आहेत। मग त्यांचं दैनंदिन कामकाज बंद पडलं। मग ते त्यांच्या हातावर पोट असल्यामुळे काम बंद पडलं, त्यांना खाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले। बंद हो गया, धंधा पानी सबका बंद हो गया था। जब भी बहुत दिक्कत हो गई थी, फिर भी थोड़ा कुछ अनाज पानी मिलता था तो चलता था। आदमी के पास पैसा था तो लाके खाते थे। फिर जब दूसरी बार लॉकडाउन हुआ जब भी पब्लिक एकदम पागल सी हो गई थी, क्योंकि 1 साल पूरा धंधा बंद था। जो पैसा था लोग उन्होंने खर्च कर दिया। अभी दूसरे लॉकडाउन में क्या करेंगे। पुलिस भी अब लोगों से परेशान हो चुकी थी। कर्फ्यू और नाकाबंदी के बावजूद भी लोग घर से बाहर घूम रहे थे। त्या लोकांना पोलीस म्हणजे त्रास असं वाटायला लागलं होतं। त्यांना असं वाटायचं की आम्ही बेरोजगार आहोत, आम्हाला काही काम नाही आणि पोलीस आम्हाला त्रास देत आहे। मग हे त्यांची भावना कशी होती की आम्हाला काही काम नसताना पोलीस आम्हाला विनाकारण त्रास देतात। परंतु आम्हाला शासनाने दिलेल्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत ते आम्ही पाळतोय, पण हे पब्लिकच्या लक्षात येत नाही। त्यांना एक रोष असतो, मला काही काम नाही आहे आणि मी बेरोजगार आहे आणि मी कुठेतरी काहीतरी शोधायला चाललो, काही काम केलं मला अटकवतात पोलीस, असं त्याच्या मनात ती धारणा असते। मग असे लोक काय करतात, उद्रेक करतात। लोग सामने स्क्रीनिंग कराने से थोड़ा दिक्कत हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर था, खौफ था कि अगर हम पॉजिटिव आए तो हमें कौन से सेंटर में जाके डाल दिया जाएगा, ये हमें पता नहीं। एक डर का माहौल था। तो हमने बोला कि अगर वहाँ के लोकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक फैमिली पेशेंट होता है, उसका वहाँ के लोगों से अच्छा रेपो होता है, उनकी बात वो ज़्यादा अक्सर करके मानते हैं। तो सर ने बोला आपकी आइडिया अच्छी है। तो उसके बाद हमने वर्षा मैडम है जो MLA, उनको अप्रोच किया और BJS करके एक संस्था है, उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड किया हमको। तो टोटल 18 एम्बुलेंस हमको मिले और 48 डॉक्टर्स हमारे एसोसिएशन के, दादा एसोसिएशन, धारावी आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन, उसके तैयार हो गए। हम हर दिन 18 एम्बुलेंस लगते थे हर एक एरिया में धारावी में। सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर राजीव गांधी ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें बनाया गया था। उसमें लोग जाके क्वारंटाइन होते थे और 10 दिन के बाद उनको जब नेगेटिव आते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। लोकल डॉक्टर की मदद से बीएमसी को अब स्क्रीनिंग करने में मदद मिल रही थी।
लोग अब कोरोना से डरने के बजाय उससे लड़ रहे थे। स्क्रीनिंग दिन रात चल रही थी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं तो हर एक कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था कोरोना से लड़ने में। बहुत से लोग परेशान थे और बीएमसी से डर रहे थे कि बीएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे, हमको पता नहीं कहाँ रखेंगे। हमने उनको आश्वासन दिया, उनको जो है सांत्वना दी, उनको जो है समझाया कि आपको हम जहाँ भेजेंगे वो भी बीएमसी का ही रन हॉस्पिटल है, मगर बीएमसी से बेटर पोजीशन पे है, बेटर अच्छे तरीके से। जो हमने उनको कोविड सेंटर भिजवाया जो कि बीकेसी में है, बीएमसी का ही चलाया हुआ है, मगर वहाँ पर उनको सहूलतें मिली और वहाँ पर वो जाके और खुश हो गए कि हमको बहुत अच्छी जगह भेजा गया और हमारा ट्रीटमेंट भी अच्छे से हुआ। जब वहाँ से पेशेंट ठीक होकर आया तो उसने ये वर्ड स्प्रेड किया कि बीएमसी से ज़्यादा अच्छा वहाँ पे और प्राइवेट से अच्छा जो है हमारे को वहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस वजह से जो है कोई भी फिर हिचकिचाया नहीं जाने के लिए। लेकिन ऐसे में कोरोना भी कहाँ हार मानने के लिए तैयार था, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोना शुरू कर दिया था। लोग अंदर से कमजोर हो रहे थे। थोड्या दिवसात अजून एक आमचे पोलीस स्टेशन कॉन्स्टेबल होते आसिफ मनोरे म्हणून, त्यांना कोरोना झाला होता आणि त्यांची मुलगी होती, 6 वर्षाची मुलगी होती। ती 6 वर्षाची मुलगी एकटी दवाखान्यात थांबली होती। 6 वर्षाची मुलगी, आपल्याला जर कुठला जर आजार झाला तर आपल्याला वाटतं कोणीतरी आपल्यासोबत असावं, पण ती मुलगी एकटी दवाखान्यात थांबली होती आणि कोरोनावर तिने यशस्वी मात केली। एखाद्याला कोरोना झाला म्हणजे तो त्याचा मृत्यूच होतो हे जवळजवळ निश्चित आम्ही सगळीकडे बघत आल्यामुळे आमची भीती वाढत गेली। आणि त्यातच आमच्याकडे एक पोलीस हवालदार होते, पोलीस आमच्या गाडीवरच होते, गायकवाड म्हणून, आणि ते अशात आम्हाला सोडून गेले। आणि त्याच्यामध्ये ते म्हणजे आमच्याबरोबर असताना म्हणजे आम्हाला म्हणजे त्यांचं कार्य आमच्यावर एवढं चांगलं होतं असताना आणि ते अचानक आमच्यात निघून गेलं, आम्हाला खूप त्रास झाला। म्हणजे आमच्यातला सहकार्य जसा अचानक कोरोनाने गेला, आम्ही निश्चितच आम्ही मनातून सर्व तुटलो होतो। मेरे हस्बैंड 6 साल पहले ऑफ हो गए। मेरे 2 बच्चे और मेरे ससुर मेरे साथ रहते थे। 6 साल से हमको बहुत अच्छा देख रहे थे, पर मेरे जेठ लोग कोई नहीं था। जो भी थे मेरे 2 जेठ भी 11 दिन में 2 जेठ डेथ कर गए कोरोना कोविड से। फिर उसके 9 महीने के बाद मेरे ससुर भी डेथ कर गए, जो हमको एकदम अपने बेटी जैसा मानते थे, रखते थे, हमारे बच्चों को संभालते थे। आज हम अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं दोनों को। मेरे पापा भी गए तो 1 महीने में मेरे पापा भी गुजर गए, वो भी कोविड में गए, वो गांव में गुजर गए। लोगों ने अपनों को खोया था। ये बीमारी जितना शरीर को कमजोर नहीं करती, उससे ज्यादा ये दिमाग को कमजोर कर देती थी, और ऐसे वक्त पर खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल था। ड्युटी करून घरी जायचो। घरी गेल्यानंतर आम्हाला म्हणजे असं ज्यावेळेस मी माझ्या सोसायटीमध्ये, मी कल्याणमध्ये राहिलोय, मी सोसायटीत ज्यावेळेस प्रवेश करायचो तर लोक माझ्याशी बोलत नव्हते। म्हणजे जे लोक माझ्या प्रत्येक कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे, जे मला म्हणजे हस्तांदोलन करायचे किंवा माझ्याशी बोलायचे, ते आज लोक सर्व बाजूला गेले होते, ते मला बोलत नव्हते। मग त्याच्यात मला समजलं का हे यांच्या मनात भीती आहे कोरोनाबद्दल जास्त। मग असं होत असताना मी घरात ज्यावेळेस जायचो त्यावेळेस मुलांना, आता माझी छोटी मुलं आहेत, एक 8 वर्षाचं आहे आणि एक 10 वर्षाचा आहे, तर ते नेहमी माझ्या जवळ यायचे। पण मी ज्या वेळेस त्यांना मी असं लांब राहा, मी घरात खालून फोन करायचो मिसेसला माझ्या का मी येतोय, दरवाजा उघडतो। मग ती दरवाजा उघडायची। ती दरवाजा उघडताना ती मला सांगायची बाहेर येताना बूट वगैरे कपडे बाहेर काढा आणि मग आतमध्ये। मग मी इकडे तिकडे म्हणजे मी खालून येताना आमच्या बाजूचे सर्व दरवाजे बंद असतात। मी आल्यावर मी कपडे काढणार बाहेर, घराच्या बाहेर मी कपडे काढायचो आणि फक्त शॉर्टवर मी आतमध्ये वॉशरूम म्हणजे बाथरूम मध्ये जायचो। म्हणजे ही अवस्था एवढी वाईट होती त्यावेळेस। माझे शूज मी साईडला ठेवले होते, तर माझे जिथं शूज ठेवले तिथे कोणी ठेवत नव्हतं। म्हणजे असं वाटलं होतं लोकांना का हा खरंच, म्हणजे त्याच्यामुळं अजून भीती पसरली होती। मग मुलांना वगैरे मग माझी मिसेस सांगायची तुम्ही जवळ जाऊ नका। मग 2-3 वेळेस एकदा माझ्या मुलांनी विचारलं मम्मीला का पप्पा जवळ काय येत नाही, म्हणजे ते का त्यांच्याकडे त्यांच्याशी का नाही बोलायचं, तर त्याला तेवढं समजलं नव्हतं छोट्याला। तर मग आई म्हणजे माझी मिसेस त्याला सांगायची नाही आता सध्या कोरोना आलाय। लेकिन वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे सब बदल जाता है। लोग समझ गए थे कि अगर इस महामारी को खत्म करना है तो एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है, और इस दौड़ में सरकार भी मदद करने में पीछे नहीं थी। का आता जगायचंय आणि जगवायचंय, मग त्यामुळे लोकांना आम्हाला सांगायला लागलं। पण लोकांमध्ये हळूहळू ती म्हणजे असं त्यांना घरात बसून त्यांचे बरेचसे जॉब गेल्यामुळे ते वैतागलेले होते सर्व, आणि मग नंतर त्यांना आता काही काम नाही तर घरात बसून मग त्यांना जाण्यासाठी ते प्रयत्न करायला लागले। मग नंतर मग शासनाने आदेश दिले, मग त्याप्रमाणे त्यांचे पासेस वगैरे तयार करण्यासाठी मग ते पोलीस स्टेशनला आम्ही तिला म्हणजे प्रत्येकाला, मग आमच्याकडे मॅडम होत्या, अंजली मॅडम सर,
त्या होत्या डिटेक्शनच्या. मग आम्ही सर्व बोंद्रे साहेब होते, PI बोंद्रे आमच्याकडे, त्यांनी सुद्धा महत्त्वाचं योगदान केलं. मग त्यांनी काय केलं, इथे ज्यावेळेस लोक यायचे त्यांच्या सर्वांच्या लाईन लावल्या, त्यांना कुपन दिले आणि त्यांना हे टायमिंग दिला का यावेळेस एवढी लोक या. मग त्यानंतर आज दिवसाला जेवढे कुपन घेतले ते घेतल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या संध्याकाळी रात्री त्याच ट्रेनमध्ये बसून त्यांना पाठवून द्यायचं गावी. रेडी फूड पॅकेट्स असतील किंवा रॅशनिंगची पॅकेट्स असतील, ती आल्यानंतर जनतेमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आता एवढ्या लोकांपर्यंत आपण तर जाऊ शकत नव्हतो, प्रत्येक लोकांपर्यंत. मग आपण त्या परिसरातील काही प्रतिनिधी होते किंवा काही इच्छुक लोक होते, त्यांचा आपण व्हॉट्सअप ग्रुप बनवला. व्हॉट्सअप ग्रुप बनवून म्हणजे कुठं काय गरजेचं आहे. आता कारखान्यातली लोक आहेत, तर कारखान्यातल्या लोकांना रेडी फूड दिलं तरी आपण रेडी फूडच दिलं तर आपल्याला हे होत होतं. मग आपण त्यांना रेडी फूड दिलं. जे काही कुटुंब होते त्यांना आपण रॅशन घेत होतो, त्या रॅशनला आपण आता बऱ्यापैकी आपण एक 15,000 रॅशनची किट वाटली आपण. तर आता 15,000 तर ही काही पुरेशी नव्हती, पण आपण त्यातल्या त्यात परत त्यात विभागणी करून सर्व लोकांपर्यंत पोहोचेल यासाठी आपण प्रयत्न केले. पोलीस स्टेशनला मी असं बाहेर उभा होतो, एक 2 ते 4 लोक आमच्याकडे आले. ते आले ना आम्हाला म्हणले, सर आमचा असा त्रास होतो, मला इकडे जायचं तिकडे जायचं. पण माझ्या लक्षात नाही आलं. पण नंतर तो सगळं बोलणं झाल्यावर एक 10 मिनिटांनी म्हणतो मी कोरोना पॉझिटिव्ह आहे. त्याच्या पिशवीमध्ये रिपोर्ट होता आणि ते नेमकं मी रिपोर्ट बघितला. म्हणजे मी ज्यावेळेस बघितलं तर आम्हा सगळ्यांना प्रश्न पडला का कोरोनाचा पेशंट हा असा असू शकतो का. म्हणजे आमच्या लक्षात नव्हतं का, आम्ही म्हणजे एवढ्या जवळ तर उभा राहून आमच्याशी बोलेल आणि नंतर आमच्या लक्षात आलं का त्याला कोविड झालेला आहे. आणि ते 4 जण होते. मग त्यांना आम्ही सांगितलं आणि त्याप्रमाणे एक रुग्णवाहिका बोलून त्यांना रुग्णवाहिकेत बसून आम्ही त्यांना हॉस्पिटलला पाठवून दिलं. अब वक्त बदल चुका था, लोगों के काम फिर से शुरू हो चुके थे. धीरे धीरे सब लोग वैक्सीनेटेड हो रहे थे. हो ना हो, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया. And one of the biggest drives was the Mumbai vaccination drive, which we organized at Podar School, wherein we inoculated 10,000 citizens in a day's time. Around 1,500 came from the slums like Dharavi, who were the weaker sections of society, whose vaccinations were sponsored by our partners. आणि या वॅक्सिनेशन नंतर जे धारावी मधला जो कोरोना आपला कंट्रोलमध्ये आला आणि या कंट्रोलमध्ये आलेल्या कार्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेने जो गौरव केला, याबद्दल आम्हाला नक्कीच म्हणजे अभिमानास्पद वाटलं की एखाद्या मोठ्या जागतिक लेवलच्या संघटनेनं धारावी सारख्या ठिकाणचा उल्लेख करून आम्हाला याबद्दल आमचा गौरव करून आमचा उल्लेख करून तर त्याबद्दल आम्हाला एक प्रशंसन स्वतःला असं एक प्राउड फील झालं की आपण या सिस्टम मध्ये काम केलेलं आहे. एक दिन ऐसा है, मतलब 20-25 दिन के बाद केसेस कम होने लगे, तो ये ऐसा जो फैमिली डॉक्टर्स का, धारावी के डॉक्टर्स का जो रोल था इसमें बहुत अहम भूमिका थी. और BMC को मैं थैंक यू करता हूँ और जो पुलिस थे उनका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मिलजुल के जो धारावी केसेस को 0 में लाने में काफ़ी मदद हुई. You know, when we read the news that Dharavi is now 0 COVID, it was an extremely emotional moment, and I was full of mixed emotions because by the time we hit 0 COVID, we had lost some very exemplary people, including the senior PI of Dharavi police station, who I was personally in touch with. He was an excellent forthcoming officer, and it was a mixed emotion. It was an emotion of happiness on one side that we've defeated COVID, and through that journey it felt like we had won a war against the pandemic, and in the bargain we had lost people and loved ones, friends, family, relatives, but it felt like an achievement. लोक आमच्या सोबत आले. मग आम्ही जर कुठे उभा असेल तर आम्हाला चहा आणून द्यायचे, लोक बाहेर येऊन चहा द्यायचे. मग कुणी विचारायचं नाश्ता केला का, चहा पिलात का तुम्ही. म्हणजे त्यांच्या मनात आमच्याविषयी हे व्हायला लागलं, कारण त्यांना फक्त आम्ही पोलीस बाहेर दिसतोय, बाकी कुणी दिसत नाही. मग हळूहळू आम्हाला लोकांनी एवढा सपोर्ट केला का ते स्वतःहून कधी बाहेर नाही आले. म्हणजे ज्यावेळेस रिलीज होईल त्यावेळेस आम्हाला धारावीकरांना निश्चितच साथ दिली. और धीरे धीरे जो है केसेस कम होते गए, ट्रैकिंग हुई, टेस्टिंग हुई, उसके साथ में ट्रीटमेंट हुआ. नतीजे में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है धारावी के केसेस काफ़ी हद तक 0 लेवल पे आ गए. और इसमें जो है सभी की बहुत अच्छी मेहनत है, प्रशासन ने भी बहुत मदद किया,
पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया, और हमारी जो वर्षा मैडम है, जो यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका बहुत बड़ा जो है हाथ है उसके अंदर, कि उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है हमको सपोर्ट किया हमारे इनिशिएटिव को। और जो हम चाह रहे थे कि हम धारावी का एक हमारे पे कर्ज है, हम चाहते हैं कि धारावी के हम रहने वाले हैं, तो हम धारावी के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, और ऐसा ना हो कि हमारे वजह से जो है कल के हमको लोग बोले कि आप तो डॉक्टर थे, आपने दवाखाना बंद किया, आप नहीं आए हमारे सामने, हमारे अच्छे बुरे में आप साथ नहीं दिए। यही वजह थी कि हमने जो है खुल के साथ दिया, और पेशेंट ने भी हमारा साथ दिया। नतीजे में जो है 0 केसेस हुए, और 25 दिसंबर को हमारे पास एक भी पूरे धारावी में एक भी केस नहीं था। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, और सबसे बड़ा जो है वो अचीवमेंट्स है। ये बीमारी आने से एक मोहब्बत भी दिखी, कोई भी मजहब का हुआ, कैसा भी मजहब का हुआ, किसी भी धर्म का हुआ, लोग एक दूसरे का बचा का हिस्सा, मतलब एक दूसरे को संभाले, मतलब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक मोहब्बत का पैगाम भी मिला कि किसी भी मजहब का इंसान हो, कोई भी मजहब का रहने वाला हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, लोग एक दूसरे का हेल्प बहुत किए। उसमें ये नहीं देखे कि मतलब वो मेरे मजहब का नहीं है, ये नहीं देखे, लोग ये देखे कि भाई मेरा एक इंसान है, एक इंसान के नाते उसको मेरे को हेल्प करना है। हमारे हीरोज ने हमें जीत दिला दी थी, हर एक की मेहनत रंग ला रही थी, लोगों ने भी अब साथ देना शुरू कर दिया था।